हमास और इसराइल के दरमियान 11 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है जंग होते हुए। हमास एक संगठन है, वो किसी देश की सेना नहीं है। 50, 60, 70 हज़ार उसके मेंबर्स हैं। वो लड़ रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर अभी इसराइल से। लेकिन नेतन्याहू जो एक अपराधी आदमी है, क्रिमिनल, आतंकवादी, वो जंग हारने के बाद भी जंग लड़ रहा है। उसे कोई परवाह भी नहीं और कोई मुश्किल भी नहीं, क्योंकि उसकी मदद के लिए उसके बहुत सारे यार, साथी मुल्क मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका सर-ए-फ़हरिस्त है और बाकी यूरोप के मुल्क हैं। बाइडेन एक बहुत ही कमज़ोर प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और उसके पास वक्त भी नहीं बचा। नेतन्याहू खेलता रहा बाइडेन के साथ, अमेरिका के साथ। उसको मालूम था कि अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है, और जो इसराइल चाहेगा अमेरिका को वो करना होगा, यूरोप के मुल्कों को करना होगा। दूसरी तरफ 54 मुस्लिम ममालिक मिल कर के इसराइल को नहीं रोक सके। इन पर बात होगी, बहुत होगी, लोग कर रहे होंगे, करेंगे, और ज़रूरी भी है। बीती रात इसराइल ने बड़े हमले किए लेबनान में, लेबनान की कैपिटल बैरूत के अंदर। आज लोग अगर खाली वक्त होता है, पैसा होता है, तो घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं दुबई वगैरह, यूएई के मुल्कों में, शारजा वगैरह में। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब किसी को मिडिल ईस्ट में जाना होता था तो वो जाता था लेबनान, बैरूत। और सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा खुशहाल और बहुत खूबसूरत था। लेकिन अब सिविल वॉर और फिर जंगें, उसके बाद आज बैरूत लहूलुहान तबाह है, बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से तबाह है। इसराइल के साथ फ़लस्तीन की जंग शुरू होने के बाद लेबनान ने या उन समूहों ने, ग्रुप्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, संगठनों ने इसराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा संभाला, जो फ़लस्तीन के कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें हिजबुल्लाह, हूती, इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस, सीरिया के कुछ ग्रुप्स, इन सबको हिमायत हासिल है ईरान की। लेकिन हमेशा से दुनिया में ताकत का बोलबाला रहा है। सर चढ़ के बोलती है ताकत। ताकतवर लोग, ताकतवर मुल्क मनमानी करते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। उनको खुद भी ये पता होता है हमें कोई रोक नहीं सकता है। एक दर्जन से ज़्यादा बार इस जंग को रोकने के लिए जंगबंदी के मुआहदे तैयार हुए, और ऐसा लगता था जैसे जंगबंदी हो जाएगी, मगर जब भी कभी कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने को होते थे तो इसराइल उस जंगबंदी से बाहर हो जाता था, कोई ना कोई वजह बता करके, और वो जंग को खींचता रहा, लंबी जंग खींचता रहा।
अब ये जंग लंबी होने जा रही है बहुत ज़्यादा। जो हमले कल इसराइल ने किए हैं लबनान के अंदर, उसमें हिजबुल्लाह के चीफ लीडर कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। कंफर्मेशन हो चुका है इसका कि हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं। ये हिजबुल्लाह के टॉप लीडर थे। सिर्फ हसन नसरुल्लाह नहीं मारे गए, बल्कि हसन नसरुल्लाह के साथ जिस वक्त स्ट्राइक किए थे इसराइल ने, कई लेवल की लीडरशिप मौजूद थी उनके साथ, वो सब इस हमले में मारे गए। हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई है हिजबुल्लाह। परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क होते हैं उसमें बहुत आगे तक की लीडरशिप पहले से ही मुंतखब कर ली जाती है। इसको कुछ हो जाता है तो ये संभालेंगे, इनको कुछ हो जाता है तो ये संभालेंगे, पहले से तय होता है। तो कोई इसमें मसला नहीं कि हसन नसरुल्लाह नहीं रहे तो हिजबुल्लाह ख़त्म हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। बात एक शख्स की नहीं है, एक शख्स मारा गया। ये जंग अब अपने अंजाम की तरफ रुख करने जा रही है और हम इसकी तरफ बहुत बार इशारा कर चुके हैं। इसराइल का जो हदफ है, अमेरिका का जो हदफ है, वो ईरान है असल में। यह जंग क्यों शुरू हुई उस पर हमने बात की थी। आज का भी वीडियो हमारा मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने बताने की कोशिश की G20 समिट में जो तय हुआ था, इंडिया, अरब, इसराइल, यूरोप कॉरिडोर, बड़े पार्टनर्स जंग में शामिल हैं। और ये जंग अब अपने अंजाम की तरफ रुख कर चुकी है। पूरी दुनिया की नज़रें ईरान की तरफ है। ईरान क्या करेगा? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उनका, उसमें मारे गए। और इसराइल के ज़रिए किए गए एक्ट था। पहली खबर पूरे भारत में हमने लगाई थी। वो इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हत्या। वक्त तारीख मुझे याद नहीं, मगर हमने रात के वक्त खबर लगाई थी। इब्राहिम रईसी की हत्या इसराइल ने की। उसके बाद इस्माइल हनिया की हत्या होती है, कत्ल होता है, शहादत उनकी होती है तेहरान के अंदर। बड़ी घटनाएं हो रही थी, दुनिया देख रही थी वो सब। अब हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर है और वो पूरी लीडरशिप ख़त्म हुई है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे जैसा नाकिस अक्ल का शख्स ये नहीं समझ पा रहा है कि हसन नसरुल्लाह, जिनको ये मालूम था कि वो कभी भी निशाना बनाए जा सकते हैं, वो इस तरह की जगह पर क्यों मौजूद थे? तो इतना आसानी से वहाँ रीच हो सकती थी किसी की भी, क्योंकि जो जानकारियाँ हैं वो इस तरह की हैं कि हिजबुल्लाह की जो टनल्स है
पूरे शहर बसाए हुए हैं हिजबुल्लाह ने ज़मीन के अंदर लेबनान में। 300 साढ़े 300 फीट की ऊंचाई तक है वो, और 25-30 फीट की ऊंचाई पर क्यों बैठे हुए थे? ये सबको मालूम है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके बाद टेक्नोलॉजी है वो विजेता है, तो वहाँ क्यों बैठे हुए थे वो? खैर, अब तो वो नहीं रहे, इस बात का जवाब भी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। अगर जंग अब किस रुख में बढ़ेगी, क्या होगा? जंग चलेगी, मगर नेतन्याहू और अमेरिका मिलकर के चाहते हैं ये जंग चलती रहे, क्योंकि उनका टारगेट ईरान है। 2014 से इस बात की कोशिश अमेरिका करता रहा कि ईरान को किसी तरह से नकेल डाली जाए, ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो या ईरान को कुचल दिया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में अक्षम था, कर नहीं पा रहा था कोशिशों के बावजूद। लेकिन 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद इन लोगों में आपस में प्लानिंग हुई होगी, बातचीत हुई होगी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे वक्त पर न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे अरब के मुल्क न्यूट्रल हो गए, मगर वो है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ है। लोग खफा हो जाएंगे, नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, मुमकिन है बदतमीजी भी करने लगे। लेकिन अरब के मुस्लिम ममालिक का रोल कभी अच्छा नहीं रहा है किसी मसले में। अल्लाह के रसूल के दुनिया से पर्दा करने के बाद से अरब के मुल्कों का रोल वो ज़्यादा अच्छा कभी रहा नहीं। ईरान को ये लोग भी हजम नहीं कर पाते, चाहते ही हैं कि ईरान का सफ़ा हस्ती से नामो निशान मिट जाए। तुर्की पूरी मुस्लिम उम्मा खलीफा समझती है अर्दोगान को, बड़ी तारीफ़ा होती है, खामोश बैठे हुए हैं। ज़बानी तौर पर बयान देना या किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के हमायत कर देना अलग बात है। इन प्रैक्टिस आप क्या मदद कर रहे हैं, अहमियत उसकी होती है। बाकी भी मुल्कों का ऐसे ही है। लेकिन अब ये जंग क्या होगा इसका? हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद अब फिर से ये उम्मीद लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, भारत की मीडिया में, ईरान को लेकर के कि ईरान कार्रवाई करेगा। ईरान कार्रवाई नहीं करेगा अभी भी। चीन और रूस की तरफ से जब तक सिग्नल नहीं होगा ईरान को, कार्रवाई नहीं होगी। अगर सिग्नल मिल जाता अब तो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ही कार्रवाई हो जाती।
लेकिन जंगें बड़ी मुश्किल होती हैं। इसराइल को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उसकी ताकत है अमेरिका और यूरोप के मुल्क। अमेरिका की कोशिश ये है कि कोई जंग का नया फ्रंट खुल जाए, ताकि यूक्रेन में जो जंग चल रही है रशिया के साथ, उसमें हम बढ़त हासिल कर सकें। ईरान बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई कर रहा है रशिया को। बड़ी ताकत है ईरान, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। लेकिन ईरान की कोशिश ये है कि वो जंग से बचे। उसे भी अपनी सलाहियतों के बारे में जानकारी है। ईरान इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो अमेरिका से मुकाबला कर सके। इसराइल उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, लेकिन अमेरिका अहमियत रखता है। अमेरिका ने अपने बहुत सारे बेड़े, बहरी बेड़े फारस की खाड़ी में, रेड सी में, मेडिटेरियन सी में तैनात किए हुए हैं। रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है और चीन किसी भी देश के साथ जंग चाहता नहीं। उसका अपना एक अलग तरीका है। मुल्कों को बिना लड़े फतह करने का। और ये जो मुस्लिम मुल्क हैं वो फंस गए इस वक्त मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल हालात में। न जाने क्यों।